माय डियर स्टूडेंट, मैं जूही चौधरी आप लोग का फिजिक्स की दुनिया पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ही होने वाला है। हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अपनी स्टडी कर रहे हो, जहाँ पर हमारा एक मूविंग चार्ज है और उस चार्ज की वजह से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम उसी का एक टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बायो-सैवर्ट लॉ कर चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर ये हमारा कंडक्टर, ये वायर हमारा स्ट्रेट वायर ना हो के एक सर्कुलर शेप में होता है, यानी एक सर्कुलर अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसके आसपास उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। स्टूडेंट्स, मुझे पता है मैं बहुत स्लोली काम कर रही हूँ, बट मैं अपना पूरा टाइम लेके काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 3 से या 4 वीडियोस में मैं आपको चैप्टर कंप्लीट कराती हूँ, बट मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ, एक एक चीज़ आपको अच्छे से डिफाइन करती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ का बेनिफिट ये है कि अब आप अच्छे से स्टडी कर लो एक बार, उसके बाद जब आपके एग्जाम्स होते हैं ना, तो आप एक क्विक रिविजन में ही आपको सब चीज़ें समझ आ जाती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, और हाँ, मैंने अपनी एवरी मंडे एक क्विक रिवीजन सीरीज भी रखी हुई है, जहाँ पे मैं आपका हर चैप्टर एक क्विक रिवीजन में आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन आपका फटाफट से हो जाए। ठीक है, बाकी आप कॉन्सेप्ट तो अपने यहाँ से क्लियर कर ही लेते हैं जब मैं आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। देखो, जब हमारे पास कोई सर्कुलर कंडक्टर होता है, सपोज इस तरह का, तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसके दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है वो उसकी किसी इंटरनल पॉइंट पे करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर हो सकता है कि उसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा हो। तो सबसे पहले हम कंडीशन पढ़ेंगे फील्ड एट सेंटर। जब हमारे फील्ड जो होता है क्रिएट, वो हमारे सर्कुलर कंडक्टर के सेंटर पर क्रिएट होता है। ठीक है, तो पहला है फील्ड एट सेंटर। तो लेट अस कंसीडर देयर इज अ कंडक्टर ऑफ रेडियस ए। यहाँ पे जो हम अपना कंडक्टर ले रहे हैं ना, हम उसकी रेडियस मान के चलते हैं ए। लेट अस कंसीडर देयर इज अ कंडक्टर ऑफ रेडियस ए। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है, ए। उसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। सपोज रेडियस, सपोज ये पॉइंट ओ है, ठीक है, सेंटर ओ है, तो इसके जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, आई ए। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखो एक बार हम रिवाइज करते हैं। हमने बायो-सैवर्ट लॉ में पढ़ा था कि जब हम अपना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पूरा स्ट्रेट वायर हमारा कंडक्टर होता है, क्या करते हैं उसको एक छोटे से पार्ट में, एलिमेंट्री पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में हम इस तरह से अपने कंडक्टर को डिवाइड कर लेते हैं और उन छोटे एलिमेंट्री पार्ट्स का हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड उनकी वजह से, और उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट पूरे कंडक्टर की वजह से हम अपना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस केस में भी हम यही करने वाले हैं, इस केस में भी हम यही करने वाले हैं। तो क्या मान रहे हैं, रेडियस एक, करंट हो गया इसमें आई। अब देखो हमें क्या करना है, लेट द पॉइंट क्या है हमारा, पी। सपोज ये है हमारा कोई एलिमेंट डीएल, क्या है ये एलिमेंट डीएल, और ये कहाँ है, पॉइंट पी पर है, और इसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट ओ पर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात आती है हमारी कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे देखो, जब इस तरह से सर्कल है तो इसमें दो सिचुएशन होंगी, या तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी या करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब मुझे आप बता सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ध्यान से सोचिएगा। चलो मैं आपकी मदद करती हूँ थोड़ी सी। हमने अपना राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। राइट हैंड थंब रूल में क्या पढ़ा था कि अगर ये हमारे करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रहा है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, तो जो हमारी कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो हमारे किसकी डायरेक्शन को शो करेंगी, करंट की। यस एग्जैक्टली, अगर हमारी कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है तो हमारा थंब किसे दिखाएगा, हमारे करंट की डायरेक्शन को। यानी अगर करंट हमारा अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी जिधर हमारी फिंगर कर्ल होंगी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह से करें, इस तरह से क्या करें।
तो सिंपल है, हमें कहाँ निकालना है अपना मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट ओ पर यानी सेंटर पर। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेंटर पे इसको क्या मान लेंगे, अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से शो करेगा तो कर्ल फिंगर हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को दिखाएंगे यानी हमारे करंट को शो करेंगे। तो देखो ऐसे है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस तरह से फिंगर कर्ल हो रही है हमारी, तो यानी करंट की डायरेक्शन देखो कौन सी होगी, ध्यान से देखना, इस तरह से फिंगर कर्ल हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी करंट की डायरेक्शन हमारी क्या होगी। अब देखो हम जब इसको इस तरह से प्लेस करते हैं तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ऐसे हो रही है हमारी फिंगर्स, ध्यान से देखना ऐसे जा रही है हमारी फिंगर्स, तो यानी कि हमारा जो करंट होगा वो कौन सा होगा, ये, ठीक है, ये होगी हमारे करंट की डायरेक्शन। जब करंट की डायरेक्शन हमारी ये रहेगी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, इस तरह से हो जाएगा। देखो उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो जाएगी क्योंकि फिर हमारी करंट की डायरेक्शन ऐसे चली जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो देखो हमारे करंट की डायरेक्शन ये हो गई, हमें करंट की डायरेक्शन भी पता चल गई है, हमें पॉइंट ओ पर क्या निकालना है, अपना मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब एक चीज है, ये डीएल पार्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ड्यू टू एलिमेंट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट डीएल कितना है, डी बी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, यहाँ पे देखो थीटा क्या है, यहाँ पे जो हमारा डीएल है ना वो हमारे पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वेक्टर, उसके अलोंग परपेंडिकुलर है, यानी थीटा जो है ना इस कंडीशन में 90 डिग्री है, ठीक है। देखो ये परपेंडिकुलर आ रहा है ना, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल है ना ये हमारा 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री होगी और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, बताइए, मैथ्स से 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ये सब इजी है, वो इजीली कर सकता है, बट बायो के स्टूडेंट्स को ना कुछ कॉन्सेप्ट रटने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज उन्हें रटनी पड़ती हैं, ठीक है। बाकी वैसे फिजिक्स को इतना टफ नहीं है, अगर आप ध्यान लगा के पढ़ोगे तो वो समझ आएगी, बट थोड़ी चीजें जो होती है मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स में ईजी हो जाती है, बिकॉज फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथ है, ओके। तो अब यहाँ से डी बी कितना हो जाएगा हमारा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डीएल की। डीएल क्या है, हमारी इस सर्कल जो हमारी शेप है, इस सर्कल पर एलिमेंट यानी एक एलिमेंट ये होगा, ये ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट है, अगर हम टोटल एलिमेंट्स लेंगे तो हमें क्या लेना होगा, इस पूरी सर्कमफ्रेंस को लेना होगा, यानी कि ये पूरी लेंथ लेनी होगी, और ये लेंथ कितनी होती है, किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस, तो ये कितनी हो गई 2 पाई ए, वेरी गुड। तो डी बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, हमारे यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टोटल, तो क्या करेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, देखो ये सारी हमें कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा 2 पाई है, तो b कितना हो जाएगा यहाँ से, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2a, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कंडक्टर, किसी भी सर्कुलर कंडक्टर जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है और रेडियस a है के सेंटर पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2a होता है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, या कोई मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्या, ये तो हमारे सेंटर पे आ गया, वहीं अगर हम इसके सेंटर पे ना निकाल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो इस सर्कल की वजह से, तो कितना होगा, चलो आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, ठीक है, रेडियस ए का हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कुलर कंडक्टर है, जिसके एक्सियल पॉइंट पर
तो हम वापस अपना वही रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा, पहले हम इसको एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, करेंगे। सपोज यहाँ पर हमारा कोई एलिमेंट डीएल है, ठीक है, क्या है, एलिमेंट डीएल, जिससे हमारे पॉइंट पी की डिस्टेंस हम यहाँ पे कितनी मानते हैं, आर, डिस्टेंस इज आर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो इस डीएल की वजह से हमारा पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डीबी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू डीएल इज dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, ठीक है, r क्या है हमारी डिस्टेंस। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ही रहता है, क्योंकि ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से साइन थीटा कितना हो गया हमारा 1, तो dB कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। देखो अब आर की वैल्यू कितनी है, जब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक राइट एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक, ये तो देखो राइट एंगल की हेल्प से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी ए है। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये सबके लिए होती है, सभी ने पढ़ी हुई होती है ये, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं पॉइंट इससे बात करती हूँ तो सीधा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चला जाता है, कुछ भी हो, लेकिन क्या हो रहा है, डीएल की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो एक यहाँ पे भी डीएल होगा, तो इसकी वजह से भी क्रिएट होगा जो इक्वल है, तो वापस ये भी ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये जो ये है ना, ये ऐसे जाएगा सीधा ना जाके, और ये ऐसे, ठीक है, ईपी ऐसे जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज ये डीवी है, तो कितना होगा देखो, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डीबी साइन थीटा। सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा जब ये डीबी है, क्योंकि डीएल इक्वल लेंथ है और इक्वल ही मैग्नेटिक फील्ड पर यूज कर रहे हैं, तो ये भी कितना होगा, डीबी कॉस थीटा, तो हमारा अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और डीबी साइन थीटा अलोंग वर्टिकल लाइन आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे इसलिए डीबी कितना होगा, यहाँ पे जो डीबी होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा डीबी कॉस थीटा के इक्वल। किसके इक्वल, डीबी कॉस थीटा। अब देखो डीबी कॉस थीटा के ही इक्वल क्यों है, डीबी साइन थीटा के इक्वल क्यों नहीं है। देखो जो डीबी साइन थीटा है वो इक्वल बट ऑपोजिट है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन के वैलिड होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डी बी कॉस थीटा। इसी तरह से हमारे सारे एलिमेंट निकल के आएंगे, उनकी वजह से किसी भी पॉइंट पे आएगा वो कितना ही आएगा, डी बी कॉस थीटा ही हमारा वैल्यूड होगा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा जितने भी वर्टिकल हमारे कॉम्पोनेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह से डीबी कितना हो गया, डीबी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4y आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा कितना होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे बेस कितना है, देखो बेस होगा हमारा यहाँ पे ए, कितना होगा, बेस ए होगा हमारा, थीटा ये है तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो कितना होगा, बेस ए और हाइपोटेनस हमारी कितनी हो जाएगी, ये आर, या फिर मैं अगर ऊपर की बात करती हूँ यहाँ पे थीटा, ठीक है, तो ये भी इसके लिए भी यही हो जाएगा, तो ये बेस, तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इसलिए हमारा ए अपॉन आर, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी, रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए अपॉन रूट ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
का रूट। रूट क्यों आया? क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, यहाँ पे हमने आर स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आर की निकालनी है तो हम दूसरी साइड का स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डीवी कितना आ गया, म्यू मल्टीप्लाई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो डीवी कितना हो गया हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। क्योंकि 1 ये है और 1/2 ये है, 1 + 1/2 कितना हो जाता है, 3/2 हमारी पावर हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे सर्कल की वजह से कितना होगा, इस कंडक्टर की वजह से, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा हमारा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी। इसको हम पूरे को क्या करेंगे, अपने को इंटीग्रेट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू, जब हम डीएल को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, यानी पूरा सर्कल, तो इंटीग्रेशन डीएल का कितना होता है, हमने यहाँ पे निकाला था कितना, 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई ए। ठीक है, तो बी कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, कितना हो गया, एस, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, और a इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब अगर हमारा इफ d इज वेरी ग्रेटर देन a, यानी कि रेडियस जो है हमारे कंडक्टर की, उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी जो ये पॉइंट P है ना हमारा, ये हमारा बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो उस कंडीशन में D जो होगा वो A से बहुत बड़ा होगा, और जब D A से बड़ा होगा तो A क्या हो जाएगा हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमारी B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से B हो जाएगा हमारा म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन 2D क्यूब, क्योंकि क्या है स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके क्यूब बच जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है ड्यू टू अ सर्कुलर कंडक्टर एट द एक्सियल पॉइंट। सर्कुलर कंडक्टर के एक्सियल पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी बायो-सैवर्ट लॉ ही अप्लाई कर रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे कई बार ये हमें स्ट्रेंथ की फॉर्म में भी आ जाता है। स्ट्रेंथ यानी कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है, देखो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, मैग्नेटिक डायपोल। क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल? मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? जब हमारे दो इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस को हम एक डिस्टेंस पर प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में एक जो ये हमारी शेप बनती है, इस शेप को हम अपनी को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई डिस्टेंस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी तरह से हमारा मैग्नेटिक डायपोल भी होता है। क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल? मैग्नेटिक डायपोल इज अ टिनी मैग्नेट। क्या होता है, वो छोटी मैग्नेट की तरह होता है जिसमें हमारा इक्वल स्ट्रेंथ के ऑपोजिट हमारे एक्सिस होते, उस पर ऑपोजिट पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। तो इस तरह की जो कंस्ट्रक्ट होती है उसको हम मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। तो देखो क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल इस तरह से, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये इसके फील्ड की डायरेक्शन। और इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, देखो अगर करंट की वजह से हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, देखो करंट की वजह से अलग होता है और हमारी एक पर्टिकुलर मैग्नेट की वजह से अलग होता है। यहाँ हम करंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको करंट की वजह से ही बताती हूँ। तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है ना, वो होता है PC इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मल्टीप्लाई एरिया पाई ए स्क्वायर, एरिया ऑफ आवर कंडक्टर। जो हमारा कंडक्टर है जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उसका एरिया मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होता है। ठीक है, तो
अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल की फॉर्म में निकालना चाहूँ तो हमारा क्या हो जाएगा? तो देखो B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I इंटू, मैं पाई से इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी क्यूब। ठीक है, ठीक है, सपोज यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 2 से, तो B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो 2 म्यू नॉट I इंटू पाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, मैग्नेटिक डायपोल बी पी अपॉन 4 पाई डी क्यूब। ठीक है, तो B की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है मैग्नेटिक डायपोल की फॉर्म में, 2 म्यू नॉट पी अपॉन 4 पाई डी क्यूब आ जाती है। ये कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन अगर आपको कई बार क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल दे दिया हो, करंट ना दिया हो, तो उस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास रेडियस ही ना हो सर्कल की लेकिन मैग्नेटिक डायपोल हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। देखो आज का ये वीडियो मेरा बस इतना ही होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एम्पेयर लॉ को। एम्पेयर लॉ हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं और हमारे उस पर डेरिवेशन भी होते हैं। वो हमारा सिमिलर होता है गॉस लॉ के। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा गॉस लॉ होता है, इसी तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एम्पेयर लॉ होता है। तो बायो सेवर्ट लॉ जो होता है वो हमारा कूलम्ब लॉ के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जबकि एम्पेयर लॉ हमारा गॉस लॉ के इक्विवेलेंट होता है। तो इनके बारे में मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए फिजिक्स की दुनिया को देखते रहिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।